इस सेशन में आज हम लोग 1 से 7 अगस्त तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। इसमें जो भी मैंने पॉइंट इंक्लूड किए हैं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड ये टॉपिक्स हैं, तो इन टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से ध्यान से आपको कवर करना चाहिए ताकि आपकी करंट अफेयर्स की जो तैयारी है वो बूस्ट हो सके, बहुत स्ट्रांग हो सके और आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो सके। तो चलिए यहाँ पर हम अपने पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विश्व स्तनपान सप्ताह यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में, ठीक है। तो जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग है इस साल 1 से 7 अगस्त तक मनाया गया, ठीक है। इसको याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया गया, तो आपका वह यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए 1 से 7 अगस्त तक, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। और अपने देश भारत में जो ये विश्व स्तनपान सप्ताह है वो कौन मना रहा है, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये मतलब देश भर में मनाया जा रहा है, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो परिवार हो गए, जो कम्युनिटी हो गए और हेल्थ सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइडर्स हो गए, उनके बीच मतलब क्या है, जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके इम्पोर्टेंस पे मतलब अवेयरनेस पैदा करना है इसको, ठीक है। इसके बारे में कि मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में लोगों को बताना ताकि हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट कर सकें, ठीक है। और जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो सुदृढ़ हो सके। और इस बार का जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक है उसका थीम क्या है कि थीम को आप लोग याद रखेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ स्ट्रेंथन व्हाट वर्क्स, ठीक है। तो इस थीम को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर अलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो इसका जो उद्घाटन है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में किया है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, कहाँ किया गया है, आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में। और इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया गया है, ठीक है। और इस पे जो लागत आया है, टोटल कितना कॉस्ट आया है, तो 5,600 करोड़ रुपए इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप करने में जो कॉस्ट इस पे आया है, ठीक है। और इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर ASIP सेमीकंडक्टर जो प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसको विशाखापट्टनम में शुरू किया गया है और इसका कुल लागत कितना है, 460 करोड़ रुपए, ठीक है। इसमें इन्वेस्ट किया गया है और ये विकसित किया जा रहा है, ठीक है। और जो ASIP सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट है उसका जो आधारशिला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा, ठीक। और यह भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत स्वीकृत आंध्र प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र है, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखेंगे, अपने जहन में याद रखेंगे, अपने माइंड में इसको सेट करके रखेंगे, ठीक। और इससे इस केंद्र में प्रति वर्ष लगभग 9 करोड़ 60 लाख सेमीकंडक्टर चिप निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ये जो ASIP सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो ये आंध्र प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र है, यहाँ पर प्रतिवर्ष लगभग 9 करोड़ 60 लाख सेमीकंडक्टर चिप निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रमंडल शांति मध्यस्थता सम्मेलन 2026, ये जयपुर में हुआ और इसका उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने किया। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जस्टिस सूर्यकांत कितने नंबर के भारत के CJ आई हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे। और ये जो सम्मेलन हुआ है राष्ट्रमंडल मध्यस्थता शांति सम्मेलन जो हुआ है, इसका थीम क्या है, शांति, मध्यस्थता और कानून का शासन। तो इस थीम को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान, ठीक है। और तो इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो गया है। तो ये जो संकल्प अभियान है, नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान है, ये कितने सप्ताह तक चलेगा, तो 100 सप्ताह तक चलेगा। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता हुई है, ठीक। और ये वार्ता की अध्यक्षता सह अध्यक्षता किसने की है, तो विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने किया है, ठीक है। और अध्यक्षता किसने किया है, तो भूटान ने किया है। और दोनों पक्षों ने भारत सरकार द्वारा दिए गए 10,000 करोड़ रुपए के समर्थन की समग्र प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की है, ठीक है, इस बैठक में। और ये जो
बैठक है। भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना अभी चल रही है। इसमें कुल 12 नई योजनाबद्ध सहायता परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल लागत 332 करोड़ रुपए है। और ये जो परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर और एग्रीकल्चर और जो टाउनशिप वगैरह से रिलेटेड है और डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सारे क्षेत्रों को कवर करती हैं। और जो विदेश सचिव हैं, विदेश सचिव जी, उनका नाम आप लोग याद रखेंगे। विदेश सचिव का क्या नाम है? विक्रम मिश्री, ठीक है, उनका नाम आप लोग याद रखेंगे। तो जो विदेश सचिव हैं, और भारत के विदेश सचिव और भूटान के विदेश सचिव, ठीक है, तो दोनों ने समझौते किए। तो भारत और भूटान, ठीक है, तो भारत के एक्सिम बैंक और भूटान का जो अम्ब्रेला लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता है, ठीक है, उसके बारे में बात किए। और जो भूटान में ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर जो रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट चालू किया गया है। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि जो भारत और भूटान के बीच रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट शुरू किया गया है, वो कितने का है? तो 4,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, ठीक। और दोनों देशों के बीच अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान यानी नई दिल्ली और भूटान के खेसर ग्याल्पो आयुर्वेद विज्ञान विश्वविद्यालय के बीच स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा और प्रशिक्षण पर अनुसंधान और सहयोग के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। और वर्तमान में जो भूटान के नरेश हैं वो है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, और जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर वो हैं शेरिंग तोब्गे, और जो विदेश व्यापार मंत्री है ल्योम्पोडियन धुंगेल, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग याद रखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। और भारत सरकार ने जो विस्तारित खेलो इंडिया योजना है और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि की है, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026 से 27 और 2030 से 31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है, ठीक। और यह जो योजना है जमीनी स्तर से लेकर टारगेट पोडियम ओलंपिक योजना स्तर तक अखिल भारतीय प्रशिक्षण सुविधा स्थापित करने में सहायक होगी, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र है, जिसका नाम है विवेक स्मारक। उसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया और कर्नाटक के मैसूरू में, ठीक। और यह स्मारक स्वामी विवेकानंद की नवंबर 1892 में मैसूरू की ऐतिहासिक यात्रा की स्मृति में बनाया गया है। और ऐतिहासिक निरंजन मठ में स्थापित विवेक स्मारक 81,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में विकसित है। और इस स्मारक में एक प्रमुख भवन है, बाकी जो भी एलाइड यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर बेनिन गणराज्य के जो राष्ट्रीय दिवस समारोह में जो मुख्य अतिथि रहे, तो विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव जिनका नाम है सुधाकर दलेला, ठीक है, तो वो रहे यहाँ पर मुख्य अतिथि, ठीक है। और जो वाइस एडमिरल AN प्रमोद हैं, उनको नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, ठीक। और एयर मार्शल तेजपाल सिंह वायुसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। तो इन सभी न्यूली अपॉइंटेड पर्सन्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर यहाँ पर है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026, ठीक है। तो ये जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को पुणे में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 किनको दिया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को दिया गया है। और यह जो पुरस्कार है लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट की ओर से दिया जाता है। और यह पुरस्कार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रदान किया गया। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जरथॉन दिल्ली 2026, ये प्रेसिडेंट हाउस में ये आयोजित किया गया। और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जरथॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, ठीक। और सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो, ये विषय है, ठीक। सोच से प्रेरित सोल्जरथॉन नागरिकों को सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। और इसकी ये जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जरथॉन दिल्ली 2026 है, उसका थीम आप लोग याद रखेंगे। तो थीम क्या है कि सपोर्टिंग द रियल हीरोज द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया। ये थीम आप लोग एकदम अपने जहन में, अपने माइंड में इसको सेट कर लेंगे। थीम को तो कतई मिस नहीं करना है, क्योंकि थीम तो भाई पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेटेड रखता है। और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा पसंद है, आपको मतलब कैसा लग रहा है, आपकी तैयारी कैसी चल रही
रही है, क्या आप यहाँ से अच्छे से पढ़ पा रहे हो, आप एक हार्ट का सिंबल जरूर भेजेंगे हमें, ताकि मुझे पता चलता रहे। चले नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हथकरघा हैकाथॉन वीविंग इनोवेशन, ठीक है। इसका दूसरा संस्करण नई दिल्ली में हुआ और आईआईटी दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया। ये कुछ पॉइंट था। नेक्स्ट है यहाँ पर जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है और वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है और इसका ऑब्जेक्टिव है भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना, ठीक है। और वस्त्र राज्य मंत्री कौन है अभी? पवित्रा मार्गरेटा हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो ये थे बेसिक इन्फो, कुछ ही आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर त्रिसेवा भविष्य युद्ध कार्यक्रम, ठीक। तो इसका चौथा संस्करण अभी आयोजित हुआ है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है और 4 सप्ताह का चला। 4 सप्ताह का यह पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वाधान में आयोजित किया गया, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026, ठीक। तो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया, ठीक है। इस विधेयक का उद्देश्य है सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की मौजूदा संख्या जो अभी 33 है उसको बढ़ाकर 37 करना है और सीजीआई को लेकर टोटल संख्या 38 हो जाएगी, ठीक। और इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। ये जो विधेयक है इसमें भारत के सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल नहीं किया गया है। तो ये अभी कितना करने की, मतलब न्यायाधीशों की संख्या कितना करना है? 37 करना है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026, ठीक। तो इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना है और इसे आज के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के हिसाब से इसको डिजाइन करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026, ठीक है। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यानी मोस्पी जो मिनिस्टर है मोस्पी के वो हैं राव इंद्रजीत सिंह ने इसे पेश किया, ठीक। इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा तैयार करना है ताकि यह सांख्यिकी विज्ञान और उससे जुड़े क्षेत्रों में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त केंद्र के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026। तो दोस्तों ये अगस्त महीने के जो 1 से 7 अगस्त तक के बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो अभी संसद में पेश किए गए हैं और काफ़ी चर्चा में रहे हैं। दोस्तों इस सभी चीज़ों को आप लोग बहुत ध्यान से रखेंगे तभी जाकर आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। और दोस्तों इस चैनल पे, हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियोज करंट अफेयर्स की पड़ी हुई हैं अगर आप वो देख लेंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आई थिंक, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 यानी एमएसएमई विधेयक 2026, ठीक है। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है अभी? जीतन राम मांझी है और उन्होंने इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य एमएसएमई अधिनियम 2006 में संशोधन करना है ताकि उस पर विचार किया जा सके और उसे पारित किया जा सके, ठीक है। तो ये अभी चर्चा में चल रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर जुग जुग जियो अभियान, ठीक है। तो यह 1 साल तक चलने वाला है और इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इसका शुभारंभ किया और यह अभियान अंगदाताओं और उनके परिवारों को सम्मानित करने के लिए शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी पंडित गोपबंधु दास की प्रतिमा का अनावरण, ठीक है। तो इसको नई दिल्ली में अनावरण किया गया है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा अनावरण किया गया है। और ये जो पंडित गोपबंधु दास कौन है? तो ये प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी है, समाज सुधारक हैं और इनको उत्कल मणि पंडित के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और गोपबंधु दास ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था और एक प्रमुख पत्रकार थे और उन्होंने 1919 में ओडिया समाचार पत्र जिसका नाम है द समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है यहाँ पर सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम 1989, ठीक। तो यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी NHAI ने इसमें संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसमें आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए दोपहिया रोड एम्बुलेंस शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है, ठीक। इसको याद रखेंगे आप लोग और इससे दुर्घटना और आपात स्थिति में मरीजों तक जल्दी पहुंचना आसान होगा। फिर नेक्स्ट है 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस समारोह को संबोधित किया है। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्राई सर्विसेज
फ्यूचर वारफेयर कोर्स का चौथा संस्करण हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एन एस राजा सुब्रमणी ने इस उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मिशन क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। मिशन क्लाउडेड लेपर्ड क्या है? तो मेघालय ने अपने राज्य पशु के संरक्षण के लिए, यानी जो मेघालय का राज्य पशु कौन है? क्लाउडेड लेपर्ड है, ठीक, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो उसके संरक्षण के लिए समर्पित कार्यक्रम मिशन क्लाउडेड लेपर्ड की शुरुआत की है। तो जो ये मिशन है, कार्यक्रम है क्लाउडेड लेपर्ड मिशन, इसको किसने शुरू किया है? तो मेघालय सरकार ने शुरू किया है और यह मिशन वन और पर्यावरण विभाग द्वारा तैयार की जा रही मेघालय धूमिल तेंदुआ कार्य योजना द्वारा निर्देशित होगा और इसमें अंतर्राष्ट्रीय धूमिल तेंदुआ दिवस यानी इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे हर साल 4 अगस्त को मनाया जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय धूमिल तेंदुआ दिवस यानी इंटरनेशनल क्लाउडेड लियोपार्ड डे कब मनाया जाता है? तो 4 अगस्त को मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य रहस्यमयी और दुर्लभ धूमिल तेंदुए यानी क्लाउडेड लेपर्ड के संरक्षण के प्रति दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर MA104 स्वदेशी वैक्सीन, ठीक है, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुअरों के लिए, तो ये जो वैक्सीन है किन के लिए है? सुअरों के लिए है और भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है, ये सेल आधारित है और ये जो है अफ्रीकी स्वाइन फीवर वैक्सीन समर्पित है, ठीक है, और यह दुनिया भर में घरेलू और जंगली सुअरों को प्रभावित करने वाली सबसे विनाशकारी पशु बीमारियों में से एक है, ठीक है, और इसमें रोगाणुहीनता, शुद्धता, सुरक्षा, आनुवंशिक स्थिरता, प्रतिरक्षा जनकता, सुरक्षा प्रभावकारिता और विषाणु परिवर्तन संबंधी अध्ययन शामिल है। नेक्स्ट है यहाँ पर रिजर्व बैंक द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा किया है। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ने अपने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की है। तो उसमें आरबीआई के जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, उन्होंने इस नीति का घोषणा किया और आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। पहले यह जो अनुमान था 6.5% था, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो 6.5 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6.7% कर दिया गया है। और जो मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को उतना ही रखा है, यानी अभी रेपो रेट कितना है? तो 5.25% है, ठीक है। और रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, ठीक है। और बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई का अनुमान कितना लगाया है? 5% कर दिया है। पहले यह जो अनुमान था 5.1% था, लेकिन अभी इसको घटा के 5% कर दिया गया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग अभी कितना है? 693 अरब अमेरिकी डॉलर है, जिससे अभी हम लोग 10 महीने तक निर्यात कर सकते हैं। और वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो है संजय मल्होत्रा और आरबीआई के जो उप गवर्नर है, डेप्यूटी चेयरमैन है, वो कौन है? रोहित जैन है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की 5 अगस्त 2026 को 7वीं वर्षगांठ मनाई गई। कौन सी वर्षगांठ? 7वीं वर्षगांठ, ठीक है। आर्टिकल 370 को निरस्त करने की, एब्रोगेट करने की ये 7वीं वर्षगांठ थी। कब? 5 अगस्त 2026 को 7वां वर्षगांठ है। और 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को एब्रोगेट कर दिया था, ठीक है। और वर्ष 2019 में आज के दिन संसद ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त कर दिया था। और अनुच्छेद 370 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार जम्मू कश्मीर देश का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पे मतलब जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था और यह एक अस्थायी प्रावधान था जिसने राज्य को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान किया था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर वीजा बॉन्ड योजना, जो अमेरिका ने अभी इसको मतलब चर्चा में रहा है, ये अमेरिकी सरकार ने इसको लागू किया है। तो जो अमेरिका ने कुछ देश के नागरिक हैं जैसे कि उसको वीजा बॉन्ड योजना को अस्थायी बनाने का फैसला लिया है, ठीक हो। अब इसको परमानेंट कर दिया गया है, वीजा बॉन्ड योजना को परमानेंट कर दिया गया है। और इसके तहत मुख्य रूप से जो अफ्रीकी नेशंस हैं जिसमें 50 कंट्रीज शामिल हैं, उनके नागरिकों को अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन करते समय सुरक्षा राशि जमा करनी होगी।
ठीक है, तो ये नया प्रावधान है। और अमेरिकी विदेश विभाग ने इस राशि की अधिकतम सीमा $15,000 से बढ़ाकर $20,000 कर दिया है। और इस योजना से वीजा नियमों का बेहतर पालन सुनिश्चित हुआ है। यह नई व्यवस्था 10 जुलाई 2026 से लागू होगी और भविष्य में अन्य देशों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो वीजा बॉन्ड योजना को ध्यान में रखेंगे कि ये किस देश का है, तो अमेरिका का है वीजा बॉन्ड योजना। नेक्स्ट यहाँ पर हाल ही में निर्मल पुरजा का निधन हो गया, ठीक है। तो निर्मल पुरजा कौन है, तो ये प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही हैं और ये 43 वर्ष के थे और पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित ब्रॉड पीक पे जो हिमस्खलन हुआ ना, स्लाइडिंग हुआ, वहां पे हिमस्खलन हुआ, तो ये लोग मतलब चपेट में आ गए, ठीक है। इनकी जो टीम थी पूरी टीम वो चपेट में आ गई और इनमें मतलब 4 से 5 लोग मतलब जो पर्वतारोही थे, माउंटेनियरिंग थे करते समय ये लोग मारे गए, ठीक है। तो जिनमें जो प्रसिद्ध हैं निर्मल पुरजा, इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। तो निर्मल पुरजा ने महज 6 महीने में दुनिया की 8,000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों की चढ़ाई करके ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसीलिए आप लोग इनको मतलब ध्यान में रखेंगे, ये भविष्य में पूछे जाने की संभावना है, अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और निर्मल पुरजा उन 10 सदस्यीय अभियान दल का नेतृत्व कर रहे थे जो ब्रॉड पीक पर चढ़ाई करने का प्रयास कर रहे थे। तभी 30 जुलाई को हिमस्खलन हुआ और यहाँ पर निर्मल पुरजा का निधन हो जाता है। अभी हम लोग यहाँ पर जो इंटरनेशनल न्यूज को कवर कर रहे हैं, तो अभी हाल ही में बहुत चर्चा में था जो सेउटा में अवैध अप्रवासन हुआ था, ठीक। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। तो जो सेउटा में अवैध प्रवासन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जो सेउटा क्या है, तो यह स्पेन के उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र है। स्पेन का उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र से सटा हुआ ये सेउटा प्रांत है, ठीक है। और मोरक्को से 30 जुलाई को हजारों लोग अवैध रूप से स्पेन में दाखिल हो गए थे और यूरोपीय संघ ने सेउटा में अवैध अप्रवासन पर चर्चा के लिए आपातकालीन बैठक का आयोजन किया। कहाँ पे किया, तो सेउटा में किया, ठीक। और इटली ने स्पेन के साथ मुक्त आवाजाही से जुड़े शेंगेन समझौता, तो शेंगेन समझौता किन 2 देशों के बीच लागू है, इटली और स्पेन के बीच। इसको याद रखेंगे, इटली और स्पेन के बीच शेंगेन समझौता चलता है, ठीक। और जो वर्तमान में स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो है पेड्रो सांचेज, इनका नाम याद रखेंगे आप लोग। और स्पेनिश अधिकारियों ने सेउटा और मोरक्को के बीच समुद्री सीमा पर 500 मीटर लंबी तैरती हुई अवरोधक दीवार की स्थापना का कार्य शुरू हो गया है यहाँ पर। तो इस इंटरनेशनल न्यूज को, IR को आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर यहाँ पर एक और इंटरनेशनल न्यूज काफी चर्चा में रहा, नाओ एरो गणराज्य, जो जिसको पहले हम लोग नौरू के नाम से जानते थे, तो उसने नौरू ने अपना नाम चेंज करके क्या कर दिया है, नाओ एरो गणराज्य, ठीक है, नाओ एरो रिपब्लिक, ठीक। तो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जो नौरू है वो प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। और यह एक द्वीपीय देश है और ऑफिशियली अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है, नाओ एरो रिपब्लिक कर दिया है, इसको याद रखेंगे। और जो देश के राष्ट्रपति कौन है, नाओ एरो के राष्ट्रपति कौन है, डेविड अदेयांग, ठीक है। इनका नाम याद रखेंगे आप लोग, इसकी घोषणा की है, ठीक है। और जो यह नाम परिवर्तन के साथ ही इस देश ने अपना अंतर्राष्ट्रीय कोड, जो इसका इंटरनेशनल कोड है, जो पहले NRU था उसको बदल के NRO कर दिया है, NRO हो गया है, इसको भी याद रखेंगे। अब वहाँ के नागरिकों को अब नौरुअन, पहले वहाँ के जो मतलब इंडिविजुअल्स थे, नागरिक थे, उनको नौरुअन के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब नौरू ने अपना नाम चेंज कर लिया है तो वहाँ के नागरिकों का भी अब नाम चेंज हो गया और उनको अब देई नाओ एरो के नाम से जाना जाएगा, ठीक। और विदेशों में आमतौर पर नाउरू के उच्चारण से जाना जाता है, यह नया नाम नाउ एरो से बोला जाएगा, ठीक। इसको याद रखेंगे। और नाउ एरो जो अभी गणराज्य मतलब अपना नाम चेंज करके आया है, तो जो लगभग 12,000 लोगों की आबादी वाला नाओ एरो गणराज्य तुवालू और वेटिकन सिटी के बाद जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश कौन है, तो कौन हो जाएगा, नाओ एरो, ठीक है, जो जिसको पहले हम लोग नौरू के नाम से जानते थे। और इस छोटे से परवाल चूना पत्थर के द्वीप पर पहले जर्मनी का उपनिवेश था। यह जो था नौरू पहले जर्मनी का उपनिवेश था और बाद में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का प्रशासन रहा और 1968 में इसे गणराज्य के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी।
तो दोस्तों यही तक था आज का सेशन। ये 1 से 7 अगस्त तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के अपडेट्स थे, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम प्रत्येक महीने ऐसे ही 4 सेशन लिया करेंगे, जिसमें हम 1 to 7 फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक, प्रत्येक वीक एक ऐसी वीडियो आएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपको सपोर्ट कर सकें। ऐसे ही शानदार सेशन के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।